Hello student, today I am going to explain the second chapter of class 10th science, acids, bases and salt. Now discuss about the acid, bases and salt. अगर आपके स्कूल में भी HM पब्लिकेशंस की ही किताबें चलती हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। तो क्या है सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आप लोगों को ये सब कुछ सीखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट एसिड है। इसके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ। उसके बाद इंडिकेटर्स है और उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिस, एल्कलीज, एसिडिटी ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर और लास्ट में इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखते हुए नोट्स जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो नोट्स पे ही रिलेटेड है इस चैप्टर के। फिलहाल तो आज मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहोगे। तो देखिए क्या चीज़ कही जा रही है इस बुक के माध्यम से, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता चल रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से देखते चलिए। During the time of the ancient Greeks, people tried to distinguish compound by their tastes. देखिए आज से कई साल पहले की बात हो रही है। जो ग्रीक के रहने वाले लोग होते थे वो कंपाउंड को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट मतलब उनके स्वाद के अकॉर्डिंग क्या करते थे, क्लासीफाइड करते थे। ठीक है। उसके बाद दे डिवाइडेड सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग वेदर दे आर सार, बिटर, साल्टी और स्वीट्स। ये रोमन की यहाँ पर स्ट्रेटेजी है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड करते थे। बिगेन टू रेफर टू द सार सच सब्सटेंसेस एज एसिड। तो ये जो एसिड सब्स है वे बेसिकली डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर, जिसका मतलब ही होता है सार टेस्टिंग, मतलब खट्टे जो स्वाद में होते हैं उनके लिए ये शब्द बनाया गया था। बेसिस वर रिकॉग्नाइज एज अ सब्सटेंस दैट वुड न्यूट्रलाइज एसिड। तो बेसिस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता था। 1300 सेंचुरी स्पेनिश स्कॉलर आर्नाल्डस डी विलानोवा, ये जो थे ये वहाँ के रहने वाले थे, स्पेनिश के रहने वाले थे। बिगेन टू यूज़ लिटमस फॉर द स्टडिंग एसिड एंड बेसिस। इन्होंने एसिड बेसिस का पता लगाने के लिटमस का प्रयोग करना स्टार्ट किया। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड होते थे वो टर्न करते थे, बदल देते थे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। एंड अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेस होते थे वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते। लेवोसियर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई एलिमेंट एट दिस टाइम केमिस्ट बिगिन टू डिफाइन टू डिफाइन बेसिस एज अ सब्सटेंसेस दैट कुड न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। तो बेसिस को कैटेगराइज किया जाता था विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट कर दे उसको बेस माना जाता था। स्वाइन से आर्हेनियस की कंसेप्ट जो थी, उनकी जो थ्योरी थी आर्हेनियस की, वो प्रपोज करती है दैट एसिड एंड बेसिस गेन देयर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। तो एक्शन ऑफ द आयंस इन द सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशंस में जो आयन की एक्शंस होती है उस पर डिपेंड करती है आर्हेनियस की थ्योरी। आर्हेनियस ने कहा कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट ऐड हाइड्रोजन कैटायंस पॉजिटिवली H+ टू वाटर फ्रॉम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने जो एसिड्स बताए थे HCl एड्स H+ एंड क्लोरीन माइनस आयन टू वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन निकलने लगते हैं। ये थी थ्योरी आर्हेनियस की। एल्कलीज एंड हाइड्रोक्सिल आयन, जबकि जो एल्कलीज होते थे या जो बेसिस होते थे वो कंक्लूड करते थे हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता था पोटेशियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन टू द वाटर में। द रीज़न दैट एसिड एंड बेसिस कैंसिल ईच अदर आउट इट बिकॉज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करते थे, आपस में जुड़ के बनाते थे वाटर, लिविंग सॉल्ट बिहाइंड, और साथ में सॉल्ट तैयार करते थे। अब हम लोग बात करेंगे इतना सीखने के बाद इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, देखिए समझते हैं, बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स होते क्या है, नाम से लग रहा है इंडिकेटर्स जो आइडेंटिफाई करें या इंडिकेट करें एसिड और बेस को, उसे ही इंडिकेटर्स बोला जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से समझा देता हूँ। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई। देखिए एन इंडिकेटर इज़ अ डाई, कई तरह के कलर्स का ही मिला जुला रूप है। दैट चेंजेस कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और बेस, यानी कि एसिड के साथ रखने पर अपना कलर चेंज कर दे या फिर बेस के साथ कुछ अलग कलर बनाते हैं या देते हैं, उन्हें हम लोग इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। लिटमस अ प्राइमरी इंडिकेटर, द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई
विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन। देखिए लिचेन बोलिए चाहे लाइकेन बोलिए, ये प्लांट कंटेनिंग एल्गी और फंगी के मिले हुए रूप होते हैं और इट ऑफनली जो ऑब्जॉर्व करते हैं अंडर फिल्टर पेपर पर टू प्रोड्यूस वन ऑन द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर। और पीएच इंडिकेटर के रूप में इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन अल्कलाइन सोल्यूशन जो लिटमस होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एसिड सोल्यूशन क्या करता है, रेड कलर देता है। ठीक है, देयर आर अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, petals of hydrangea, petunia and gerantum which indicate the presence of acid or base। कई और भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जिनका उपयोग हम लोग इसीलिए करते हैं कि एसिड और बेसिस का पता लगाने के लिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्टेन ऑफ करी कंटेनिंग टर्मरिक की बात हो रही है, हल्दी की बात हो रही है, बिकम रेडिश ब्राउन इन द सोप सोल्यूशन। रेड कैबेज रेड एसिड ग्रीन एल्कलीज के साथ जो है रंग देता है। अब जो अगला है टॉपिक वो है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज करता क्या है, इट गिव्स रेड कलर्स इन द एसिड एंड येलो कलर इन द बेसिक सोल्यूशन। तो ये क्या करता है मेथिल ऑरेंज, कभी भी ध्यान इसको जरूर से अच्छे से दिमाग में बैठाइए। इट गिव्स रेड कलर, देखिए मेथिल ऑरेंज रेड कलर देता है किसी भी एसिड के साथ, जबकि येलो कलर देता है किसी भी बेसिक सोल्यूशंस के साथ या फिर एल्कलीज के साथ। कैसा रंग देता है, येलो कलर। न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑरेंज, हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई न्यूट्रली सोल्यूशन रखा जाता है या फिर इसमें जो है ड्रिप किया जाता है तो उसका कलर वही रहता है जैसा अपना इसका खुद का कलर था। थर्ड इंडिकेटर यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन या फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की बात करते हैं। इट इज़ कलरलेस होता है इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कैसा कलर देता है, कलरलेस, जबकि बेसिक सोल्यूशन के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है अपने आप को पिंक कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर द सिंथेटिक इंडिकेटर, जबकि लिटमस क्या था, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफाइन नेचुरल इंडिकेटर, तो उसमें आप लोग एग्जाम्पल में लिटमस लिख सकते हैं। अगर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर तब आप लोगों को याद करना है मेथिल ऑरेंज के साथ साथ फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन या फिर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, इसको आप लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स में लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्ट्री नाम से लग रहा है, ऑल फैक्ट्री जो ऑल फैक्ट्री लूप्स होती हैं हमारे शरीर में, जिसकी सहायता से हम लोग स्मेल पावर को अच्छे से समझ पाते हैं या फिर किसी चीज़ को हम लोग गंध से जान जाते हैं। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे सोल्यूशन या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो गंध होती है, स्मेल जो होती है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक सोल्यूशंस के साथ मिलाने पर। ठीक है, बिल्कुल। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अनियन की बात कर लेते हैं, प्याज की बात कर लेते हैं। अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ एल्कलीज इज एज टू द अनियन एक्सट्रैक्ट देन द ऑनियन स्मेल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी कि जो अनियन होते हैं, प्याज होते हैं, अगर उसमें हम लोग करते क्या हैं, स्मेल ऑफ एल्कलीज इज एडेड टू द अनियन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें कुछ बदलाव आता है जब हम एल्कलीज उसके ऊपर जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि एसिड सोल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल। जबकि एसिडिक सोल्यूशन के साथ अगर हम अनियन का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी इसका स्वाद बदलता नहीं है, इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं बदलती है। इसी तरह से वनीला की अगर बात करें तो वनीला हैज़ अ प्लेजेंट स्मेल इफ बेसिक सोल्यूशन इज एडेड इन द वनीला एक्सट्रैक्टेड। यू कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बट एन एसिडिक सोल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अनियन ने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से वनीला में भी आपको पढ़ना है, समझना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके लिए इंडिविजुअल मैं नोट्स तैयार करके आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ पहले आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छे से इसको ज़रूर समझें, जिसमें आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन मैं बता देता हूँ आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आप लोगों ने तैयार कर लिया आर्हेनियस का कंसेप्ट, कभी कभी ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ लिए, जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया, लिटमस समझ लिया। सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स थे वो भी आप लोगों ने दो सीख लिए, कौन कौन से थे। मेथिल ऑरेंज के साथ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर था और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी आप लोग समझ गए थे, जिसमें क्या होता था, स्मेल चेंज हो जाती थी, गंध जो है बिल्कुल बदल जाती थी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आप लोग इसको सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और साथ में इसकी ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ जाए। देखिए एक्टिविटी 2.1 में क्या कहा गया, टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस, किस प्रकार से एसिड और बेसिस को आप लोग पता करोगे, क्योंकि आप लोगों ने हर तरीके के इंडिकेटर से आप लोगों ने सीख ही लिया है, तो बिल्कुल उसी इंडिकेटर्स का यूज़ करना है और आपको बताना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। क्वेश्चन देखते हैं।
यू कैन रिक्वेस्ट योर केमिस्ट्री टीचर टू प्रोवाइड सैम्पल ऑफ द डाइल्यूट HCl। देखिए डाइल्यूट HCl का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। अगर पानी की मात्रा बिल्कुल कम है या फिर बिल्कुल नहीं है तब वो कंसनट्रेटेड कहलाता है और वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड HCl आपके हाथों को जला सकता है। इसलिए इस तरह के केमिकल्स को छूने से पहले आप लोग चेतावनी अवश्य पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट H2SO4 की बात हो रही है, यहाँ पर सब कुछ डाइल्यूट है तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, हार्मफुल नहीं हो सकता। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन में। टेक 4 वॉच ग्लासेस एट ए टाइम। आप लोगों को 4 वॉच ग्लास दी जाएंगी एट ए टाइम। पुट 1 ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट सैम्पल इन द फर्स्ट 4 वॉचेस ग्लासेस। तो आप लोगों को एक एक सोल्यूशंस का इस्तेमाल करना है, हर एक वॉच ग्लास में आप लोगों को एक एक केमिकल ऐड कराना है। नाउ टेस्ट द सैंपल विद रेड लिटमस इन फर्स्ट वॉच ग्लास, ठीक है। तो पहले वॉच ग्लास में आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉप करना है फर्स्ट सैंपल इन द फर्स्ट वॉच ग्लास में और टेस्ट करना है ब्लू लिटमस इन सेकेंड वॉच ग्लास में, फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन इन थर्ड वॉच ग्लास में और फोर्थ वॉच ग्लास में मेथिल ऑरेंज इन द फोर्थ वॉच ग्लास में आप लोगों को लेना है। रिपीट विथ सेकेंड सैंपल इन नेक्स्ट 4 वॉच ग्लासेस। बिल्कुल इसी तरह से हर एक सोल्यूशन में आप लोगों को एक एक सोल्यूशन रखना है। HCl का एक एक करके सब में दिखना है कि क्या रंग किस में चेंज होता है। H2SO4 का रंग देखना है, HNO3 का रंग देखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखना है और इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल्यूशन एक एक करके आप लोगों को इन सभी सोल्यूशन में ऐड कराना है, ठीक है। इसीलिए आपके सामने 5 वॉच ग्लास दी गई हैं, हर एक सोल्यूशन के साथ कितनी है 5 वॉच ग्लास दी गई हैं, इसी वजह से दी गई जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, इसको आप लोगों को अपनी एक्टिविटी के दौरान लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। देखिए आपने क्या रखा, सैम्पल सोल्यूशन जो आपको मिले थे, HCl मिला था, H2SO4 मिला था, HNO3 मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला था। अभी तो आपको नहीं पता कि कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन अब जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को पता चलने लगेगा कि कौन एसिड होता है और कौन बेस होता है। देखिए अगर इस HCl को आपने रेड लिटमस पर ऐड कराया, ठीक है, समझ में आ रहा, तो ये कोई भी कलर या फिर कुछ भी कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये एक एसिड होता है और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जबकि यहाँ पर लिटमस पेपर कैसा है, रेड है, तो रेड वाला तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चेंज किसको करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, रेड में चेंज करेगा, क्योंकि ये तीनों जितने भी दिए गए हैं ये सब एसिड हैं। देखिए पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है और एसिड ब्लू लिटमस को किस में करते हैं, रेड में। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड किस में करेगा, रेड में। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। मतलब ये तीनों क्या हैं, एसिड, और एसिड हमेशा रेड कलर में ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा था फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन के साथ एसिड कलरलेस, हमेशा ध्यान रखिएगा, कलरलेस कलर देता है या फिर कोई भी कलर नहीं शो कराता है, इस वजह से यहाँ पर लिखा है कलरलेस। और एसिड की ही खासियत होती है कि मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा वो कर देता है, रेड कर देता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग के 3 जो एग्जाम्पल यहाँ रखे गए हैं वो तीनों क्या हैं, वो तीनों एसिड हैं, ठीक है। और एसिड के रिएक्शन इनसे अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दी गई है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या करता है बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख के आप लोगों ने पता कर लिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये एक बेस है और बेस कभी भी ब्लू लिटमस को कन्वर्ट नहीं करता। अब बेस के साथ अगर रिएक्शन कराएं फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन की तो ये कलर किस में चेंज कर देगा, पिंक में। और अगर फिनॉल्फ्थलीन मेथिल ऑरेंज है तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा येलो कलर में। इसका मतलब आप लोग समझ गए, क्या समझ गए कि HCl, H2SO4 और HNO3 ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एसिड हैं। और बचे कुचे क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हैं, ये बेसिस हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्टिविटी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगले टॉपिक का नाम है एसिड्स। तो एसिड्स होते क्या हैं ये तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में समझ ही लिया था, आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने समझ लिया था। और पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सीखते चले आए हैं वो डेफिनेशन भी आप लोगों ने सीखा था कि एसिड हमेशा खट्टे होते हैं,
अब खट्टे होते हैं, हर एसिड को तो हम टेस्ट कर नहीं पाएंगे। इसी वजह से आप लोगों को मैंने इंडिकेटर भी पढ़ा दिया था। इंडिकेटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि सब तरह के एसिड को चखना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। कुछ एसिड हमारे मुंह को जला भी सकते हैं, इसलिए इंडिकेटर्स की सहायता ली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एसिड की। तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ ली है। एसिड चेंज कर देते हैं, किस चीज़ का कलर चेंज कर देते हैं, देखिए ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और एसिड आर दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन में, और जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हमको हाइड्रोजन आयन देते हैं। ध्यान रखिएगा, H+ आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं, H+ आयन को ही यहाँ पर हाइड्रोनियम भी आ गया, आप लोग सीखोगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन तो दिया ही हुआ है। एक्वस सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोल्यूशन, वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एक करके समझा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से आप लोग सीखते चलिए। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये देखिए एक्वा सॉल्यूशंस में क्या देगा हमको, हाइड्रोजन आयन देगा, और क्या निकाल देगा, क्लोरीन आयन निकाल देगा। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन में, ये H+ आयन के साथ नाइट्रो, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, नाइट्रिक एसिड का HNO3 से H आयन ये निकला और नाइट्रेट ये निकला, तो समझ में आ गई बात। सल्फ्यूरिक एसिड में बिल्कुल यहाँ पर क्या है, H2SO4 से H+ आयन मिल गया, इसलिए ये एसिड है। और क्या है, फॉर्मिक एसिड से देखो हमको क्या है, COOH की क्या है, H+ आयन मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक तरह का वीक एसिड है, तो यहाँ पर H+ आयन में टूटेगा और साथ में CH3 डबल बॉन्ड हो और माइनस, ठीक है, इसमें ये टूट जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एसिड है। अब बात करते हैं क्या है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है BF3, AlCl3, FeCl3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे भी और भी हो सकते हैं, एग्जिबिट करते हैं एसिडिक नेचर को, बट दे डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन देते नहीं हैं। अगर बात करें ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी की, जो कि इंट्रोड्यूस कराती है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है द बिहेवियर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक तरह का मॉडर्न बेस थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आप लोग लिख सकते हैं, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी या फिर एक्सप्लेन प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। तो देखते हैं इसके बारे में, सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, एनी कंपाउंड, देखिए जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, ये सब कंपाउंड ही हैं, क्योंकि कंपाउंड कब बनते हैं, जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तब कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एनी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर अ प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड। ट्रांसफ़र करते हैं, किस चीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं, जी हाँ, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं। और यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब H+ आयन से आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। तो क्या चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, जो भी ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटॉन को एनी अदर कंपाउंड के साथ, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं एसिड। एंड द कंपाउंड दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, अगर जो स्वीकार करते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रांसफ़र करें उन्हें बोलेंगे एसिड, और जो रिसीव करें उन्हें बोलेंगे बेस। अब प्रोटॉन इज़ अ न्यूक्लियर पार्टिकल होता है विद अ यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H+ बिकॉज इट कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ये तो बात क्लियर होगी, अभी मैंने बता ही दिया था, H+ आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं यहाँ पर। अब हमेशा ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस अगले वाले टॉपिक में, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं, कभी भी एसिडिटी मत निकाल दीजिएगा, वो हमेशा बेस की निकलती है। तो यहाँ पर एसिड की क्या निकालनी है, बेसिसिटी। क्या होती है बेसिसिटी, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिपेंड करता है कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन द एक्वस सोल्यूशन। तो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में वन मॉलिक्यूल जो उसका है प्रेजेंट, उसका आयनाइजेशन चेक करने के लिए या फिर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति देखने के लिए हम लोग बेसिसिटी एसिड की निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एसिड कैन बी कैटेगराइज एज द फॉलोइंग। देखिए पहला है मोनोबेसिक एसिड। नाम से लग रहा होगा, मोनो का मतलब होता है वन, तो वन क्या, हाइड्रोनियम आयन, वन क्या, प्रोटॉन आयन। तो प्रोटॉन का मतलब वन क्या, H+ आयन। तो
एसिड की बात हो रही है तो एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं। तो मोनोबेसिक का मतलब जिसमें हाइड्रोनियम आयन या फिर कह लें जिसमें प्रोटॉन आयन कितना हो, एक हो। तो अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल में सारे आयन पढ़े थे, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है। थोड़ा सा यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 2H आयन है, ये 2 कर लीजिएगा, 2H हो जाएगा H2SO4 में। तो अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं सिंपल वे में। HCl में हाइड्रोनियम आयन या फिर H एक आयन एक ही है, इसका मतलब ये एक तरह का मोनोबेसिक एसिड है। उसके बाद HNO3 में H+ आयन कितना है, एक ही है, ये भी एक तरह का कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है। उसके बाद H2SO4 में हाइड्रोजन आयन कितना है, 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ मैं, H2 2H है, ध्यान रखिएगा। तो 2 है तो इसका मतलब ये किस में रखा जाएगा, ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। मोनो में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, देख लीजिए सब में चेक कर लीजिए, एक ही आया है। उसके बाद डाइबेसिक में कितने आए हैं, चेक कर लीजिए, H2SO4 H2CO3 H2C2O4, क्लियर हो गया, ये सब में 2 ही H आए हैं। उसके बाद ट्राई बेसिक में देखिए H3PO4 H3PO3, दोनों में हाइड्रोनियम आयन कितने हैं, 3 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बेसिसिटी जो निकलती है एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ठीक है। निकाल लोगे आप लोग भी एग्जाम्पल के द्वारा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड आर फाउंड इन द नेचर, तो कई तरह के जो अभी तक तो अभी आप लोगों ने सीखा था मिनरल से एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड देख लेते हैं। ये बेसिकली फाउंड इन नेचर में प्रकृति रूप से पाए जाते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज या सोर्सेज आर एज फॉलोज, तो देखते हैं इसको भी। जो एसिटिक एसिड होता है वो सिरका में पाया जाता है, जिसको हम लोग विनेगर पढ़ते हैं। और चाउमीन वगैरह नूडल्स वगैरह आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोग विनेगर के बारे में अच्छे से परिचित भी होंगे। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इसको भी जरूर समझते चलें। एसिडिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट इन विनेगर। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल होते हैं, लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, उसमें सब में यही पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड मतलब इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट इन द टोमेटोज, मतलब टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो जो दही होता है, कर्ड होता है, स्टार मिल्क होते हैं, उसमें ये एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंज में पाया जाता है, मतलब जो चींटियाँ होती हैं जब हमको काटती हैं तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड चला जाता है, जिससे हमको काफ़ी पीड़ा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह से जो कई और ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें मेथेनोइक एसिड भी पाया जाता है, वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो एसिड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल एसिड की तरह ही बेसिस को मैं समझा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर समझ लोगे। अ बेस इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, बिल्कुल उसी तरह जैसे एसिड में आप लोगों ने स्टार्ट किया था। अ बेस इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें या फिर उनके चेंजेस में परिवर्तन ले आए, एसिड के चेंजेस में परिवर्तन ले आए, न्यूट्रलाइज कर दें। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस जो भी होगा वो टर्न्स कर देगा, बदल देगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में। और अगली डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह की, बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, और हमको क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं या फिर कह लें हाइड्रोक्सिल आयन को देते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से बेसिस यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को दिए गए हैं, इसको अच्छे से जरूर समझ जाने। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 5 हाइड्रोक्साइड आप लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब ये बेसिस है। कैसे टूटेंगे इनको मैं बता देता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए क्या मिल रहा है हमको, सोडियम आयन मिल रहा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा, क्लियर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल उसी तरह से पोटेशियम आयन निकल रहा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा और साथ में हमको 2 हाइड्रोक्सिल आयन भी दे रहा है, ठीक है। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अमोनिया अलग हो रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल उसी तरह से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, कैल्शियम आयन बाहर निकल रहा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बट लिक्विड अमोनिया। देखिए लिक्विड अमोनिया की बात करें, सोडामाइड की बात करें, पोटास एमाइड की बात करें, और भी कई हो सकते हैं। बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस बट दे डू नॉट डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। होते बेस हैं लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन हमको नहीं देते हैं ड्यू टू हाई स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इस वजह से ऐसा होता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस
ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी इंट्रोड्यूस द प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, आप लोगों ने सीखा भी था प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी के माध्यम से बेसिस की डेफिनेशन, जो कि मैंने एसिड में आप लोगों को पहले से ही समझा रखी है। तो चलिए देख भी लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी बेसिस इज अ सॉल्यूशन दैट बिहेव्स एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें उन्हें बेस बोलते हैं। एंड दीज प्रोटॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहाँ पर H प्लस आयन का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करें, प्रोटॉन का मतलब ही है H प्लस आयन, और एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और रिसीव करते हैं प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन। अगर प्लस आयन निकालते हैं, अगर देते होते तब ये एसिड हो जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए H प्लस आयन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एल्कलीज की। देखिए एल्कलीज और बेसिस लगभग दोनों नाम सेम है, लेकिन जो अंतर है उसको मैं क्लियर बता देता हूँ। वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम लोग एल्कलीज कहते हैं। बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो एल्कलीज उन्हें कहते हैं जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के वाटर में क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलीज गिव हाइड्रोक्सिल आयन्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर इनको पानी में घोला जाए तो हमको कौन सा आयन मिलता है, हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। और हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति ही बताती है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेस। देखिए ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल एल्कलीज आर बेस, सभी एल्कलीज लगभग बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और बिल्कुल भी हमको फॉर्म या हमको बिल्कुल भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमको क्या नहीं देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे एसिड में बेसिसिटी की बात हुई थी, अब बात होगी एसिडिटी की। किसमें, बेस में। तो द एसिडिटी ऑफ बेस देख लेते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दैट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बेस गिव्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर नोन एज एसिडिटी ऑफ अ बेस। देयरफॉर द बेसिस में बी कैटेगराइज एज फॉलोज। बिल्कुल उसी तरह से जहाँ पर भी है मोनो एसिडिक बेसिस हैं, डाई एसिडिक बेसिस हैं, ट्राई एसिडिक बेसिस हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति ही बताती है कि कितनी हाइड्रोक्सिल आयन हमको मिल रहा है। अगर एक हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है तो इसका मतलब है मोनो एसिडिक बेस है। अगर दो मिल रहा है तो वो डाई एसिडिक बेस है। अगर तीन मिल रहा है तो इसका मतलब ट्राई एसिडिक बेस है। तो OH पे डिपेंड करता है मोनो, OH पे डिपेंड करता है डाई, OH पे ही डिपेंड करता है ट्राई एसिडिक बेस। तो कैसे, चलिए देखते हैं। अब आप लोग खुद बताइएगा, NaOH में हाइड्रोक्सिल आयन कितना है, सिर्फ एक है। इसका मतलब यहाँ पर मोनो है कि डाई है, बिल्कुल मोनो है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन कितना है, एक, और मोनो का मतलब भी एक होता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना OH मिल रहा, एक मिल रहा, इसलिए ये भी क्या है, मोनो है। अब बात करते हैं NH4OH, इसका मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, मोनो। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मोनो एसिडिक बेस हो गया। अब बात करते हैं डाई एसिडिक कैसे पता करोगे। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप लोग जरूर अच्छे समझे। देखिए डाई एसिडिक देखते हैं क्या होते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बोलते समय ध्यान रखें, कई भी स्टूडेंट क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट को एक एक बीच में एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको। बाहर 2 लगा है तो ट्वाइस है, अगर 3 लगा होता तो थ्राइस हो जाता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आयन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए डाई बेसिक हो गया। अब बात करते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है, डाई बेसिक है। अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल अगर आपके स्क्रीन पे आ जाए या फिर कोई और एग्जांपल दे दिया जाए, तब भी आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये भी क्या है, डाई बेसिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का डाई एसिडिक बेस है। और आखिरी देखते हैं ट्राई एसिडिक बेस भी देख लेते हैं, कैसे पता करोगे। बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला देख के आप लोग क्लियर से समझ जाओगे कि ट्राई है कि मोनो है कि डाई है। देखिए एल्युमिनियम OH का कितना है, थ्राइस है, इसका मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है,
तीन है इसका मतलब ट्राई एसिडिक बेस है। उसी तरह से आयरन हाइड्रोक्साइड में भी आप लोग देख सकते हैं FeOH का होल थ्राइस। देखिए बोलते समय हमने जो बोला उसको अच्छे से समझते चलिएगा। आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस है, तीन है, इसलिए ये हो गया ट्राई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Solution of acid and base is the process of dissolving an acid or a base in a water is a highly exothermic one. The acid must always be added slowly to water. This constant stirring never add water to concentrated. यहाँ पर कहने का मतलब है जब भी हम डिसॉल्व करते हैं किसी एसिड को किसी बेस में तो एक तरह की हीट निकलती है, ध्यान रखिएगा। नेवर ऐड वाटर टू एनी कंसनट्रेटेड, वाटर की उपस्थिति बिल्कुल भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है, बिल्कुल भी हमको ध्यानपूर्वक देना है। यहाँ पर वार्मिंग स्टेट डिस्प्ले द कंटेनर्स दिखाता है, किसी भी कंटेनर्स में जो एसिड बेस का होता है उसके बाहर इस तरह का सिंबल बना होता है जिसको आप लोगों को ध्यान जरूर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिड के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। एसिड की कई तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आज हम लोग इसी क्लास में चर्चा करेंगे, देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो एसिड क्या होते हैं ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ ही लिया है, काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया है एसिड के बारे में, फिर से एक बार देख लेते हैं। एसिड दिस में कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट टू कॉज बर्न्स बिकॉज हीट इज जनरेटेड। एसिड से क्या है, यहाँ मिल रहा है, हीट मिल रही है जो कि जनरेट होती है। द ग्लास कंटेनर्स में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। अगर इस तरह की प्रोसेस करते हैं, अगर हम लोग एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा गर्माहट पाकर कांच के ग्लास टूट भी सकता है। जनरली वार्मिंग साइन इन द डिस्प्लेस ऑन द सच कंटेनर, और कई तरह के सिंबल्स बाहर बने होते हैं, आप लोगों को बाहर ही जो है इंडिकेट कर दिया जाता है कि इस तरह का सिंबल क्यों बना रहता है, आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन वाटर रिजल्ट टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर हम लोगों ने पानी मिला दिया तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। एंड द रिजल्टेंट, ये बात करें सॉल्यूशंस की तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, एक एक करके सारी डिटेल्स में मैं प्रॉपर्टीज समझाता जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझते चलिए। HM पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी रही होगी। बात करते हैं रिएक्शन विद वेट मेटल्स। ठीक है, ये रिएक्शन विद मेटल किसकी है, एसिड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं मेटल से। तो एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल से, अब आप लोग कैसे पता करोगे कि कोई मेटल है कि कोई नॉन मेटल है। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये आप लोग ज़रूर काम करें। आप लोग हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जरूर याद कर लें। तो कैसे याद करना है इसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसको अच्छे से ज़रूर याद करिए। ह ही ली बे बक नो एफ नी ना मग अल सिप सकल AR कक्का सक टी वी कर मन फी को नी कुजन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुजन का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ कु और जिंक। ठीक है, ये सारे क्या थे, इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना पूरे 30 तक। और जब ये 30 तक याद हो जाएंगे तो देखिए जो इनमें से मेटल होंगे वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। जैसे बात करें कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 20 होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चेक कर लेते हैं, 2 8 10 8 18 2 20। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ रखता है अपने आप को, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये मेटल भी हो गया। ठीक है, और एल्युमिनियम देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चेक करते हैं, 2 8 3। इसका मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने ऊपर कितने चार्ज रखेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ठीक है, Al3+ भी लिख सकते हैं, Al3+ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, क्या ये भी मेटल है, तो ये भी मेटल है, बिल्कुल सही है। कैसे मेटल पता किया, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितने होते हैं, 2 8 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी ये दे देगा और मैग्नीशियम अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो ये सब क्या है, मेटल हैं। ठीक है, और मेटल कॉपर हो गया मेटल, है ना, आयरन हो गया मेटल, ये सब तो आप लोग जानते ही हो इनके बारे में। मेटल इनके बारे में तो जानने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को, आप लोग पहले से ही जानते हो। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल की। तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब भी वो मेटल से रिएक्ट करेगा, देखिए पहले तो एसिड आप लोगों ने याद कर लिए, कितने सारे एसिड याद कर लिए, याद कीजिए। HCl आप लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और क्या पढ़ा, एसिटिक एसिड, और को भी कुछ याद आ रहा, फास्फोरिक एसिड,
और भी बहुत सारे एसिड आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर इन सभी एसिड में से हम लोग रिएक्शन करा दें इनकी मेटल से, ठीक है, किससे करा दें, मेटल से करा दें, तो हमको हमेशा ध्यान रखिएगा मेटेलिक सॉल्ट मिलते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यही थ्योरी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखा है देख लेते हैं, चेक करते हैं। लिखा मेटल रिएक्ट विद एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड मेटल रिएक्ट विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है मेटल रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट बनाते हैं। ऑल मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा सभी मेटल सभी मेटल कभी भी रिप्लेस हाइड्रोजन नहीं करते, क्योंकि कुछ मेटल्स हाइड्रोजन की जो सीरीज़ से नीचे आते हैं। कैसे जानेंगे सीरीज़, तो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या याद करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसको अगले चैप्टर में आप लोगों को मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा, उम्मीद के साथ कहता हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे वाले एलिमेंट बता देता हूँ कौन हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा। तो देखिए हाइड्रोजन को कौन बाहर निकलेगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन नीचे आते हैं कौन कौन से आते हैं देखते हैं। कॉपर है, मरकरी है, और ये सब हैं, ठीक है। तो सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड, ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन को कभी भी केमिकल रिएक्शन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्लियर समझ में आ गया। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द एसिडिक फॉर्म। तो किसी भी एसिड में ये सभी मेटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे और साथ में मेटल सॉल्ट तैयार कर लेंगे। देखिए एक यहाँ पर मेटल रखा गया है, एक एसिड रखा गया है, एक मेटल रखा गया है, एक एसिड रखा गया है, एक मेटल रखा गया है और एक क्या रखा गया है, एसिड रखा गया है। और क्या बनाते हैं, सभी में देखिए कॉमन क्या है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ में उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट भी बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या था पॉइंट, कि हमेशा एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और मेटल के साथ जैसी उनकी रिएक्शन होती है दे प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ें हम, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर एक्टिविटी को अपने क्लास टीचर या फिर अपने जो टीचर हैं सब्जेक्टिव टीचर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनसे ज़रूर पूछिएगा। लैब में जब भी आप लोग जाइए इस तरह के ऑब्जर्वेशन को जरूर करा करिए। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड, देखिए नाम से लग रहा है ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटेलिक के। तो जितने भी मेटेलिक के ऑक्साइड हैं तो कैसे पता करेंगे मेटल है, अभी मैंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो सभी मेटल हैं। तो मैंने कहा मैग्नीशियम, क्या कहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम और क्या, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल हैं। और इन्हीं में अगर ऑक्सीजन ऐड करा दिया जाए तो उसको बोल देते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो MgO2, ठीक है, क्या बन गया, MgO2 बन गया। तो ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। Al2O3 ये क्या बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा अच्छे से, क्लियर समझ में आ रहा। देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, MgO2 गलत लिख गया, MgO होता है क्योंकि Mg की वैलेंसी होती है आप लोगों को पता है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो +2 -2 तो क्लियर हो गया, यहाँ पर MgO बना, ठीक है। परेशान मत होइए, मैं भी समझ रहा हूँ, आप लोगों को मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे भी डाउट था थोड़ा सा, तो MgO हो गया। समझा दूंगा, कई भी स्टूडेंट को केमिकल रिएक्शन या केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता, मैं समझाऊंगा इसको, 9th क्लास में मैंने क्लियर कराया था। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो बना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई से NaO और क्या लग गया यहाँ पर 2 लग जाएगा। सोचिए क्या NaO2 होगा। फिर से देखिए इसको मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। क्या लिखना है, सबसे पहले सिंबल लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वैलेंसी लिखनी है, ठीक है, वैलेंसी। तो सिंबल क्या है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। सिंबल क्या आएगा, सोडियम आएगा और ऑक्सीजन आएगा। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, कितने आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है 1, वैलेंसी कितनी हुई 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या बन गया है, Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन के आ गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, Na2O होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ठीक है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे मैंने समझा भी दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। तो देखिए मेटेलिक ऑक्साइड बनाना सीख गए, मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन क्या करानी, किससे करानी है, एसिड से करानी है। फिर से वही चीज़ आएगी, क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। देखिए यहाँ पर वाटर निकल रहा है, वहाँ क्या निकला था, वहाँ निकली थी गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर वाटर बनेगा। अब अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाए तो देखिए हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH आयन, क्या होता है, OH आयन, ठीक है। इसको मेटल के साथ जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोक्सिल आयन दिया
तो OH क्या है, ये एक तरह का बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस ये भी बनेगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोक्साइड हैं। किसके हाइड्रोक्साइड हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं। और इनकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगी तो बिल्कुल बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वाटर निकलेगा। अब अगली टॉपिक जो यहाँ पर आने वाला है वो क्या है, एक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। तो इसके रिएक्शन के बाद भी आप लोगों को क्या मिलने वाला है, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, सल्फर बनेगा और साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। सिंपल सी प्रोसेस थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। आखिरी टॉपिक है इसी से रिलेटेड, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको मैं एक ही लाइन में क्लियर कर देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल कर देना। एसिड के साथ जब भी बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इसको, इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझाने में आसानी हो बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। एक्टिविटीज़ आप लोग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ तो आप लोग लैबोरेटरी में भी जाके कर सकते हैं स्कूल की। अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस कैसे समझनी है, इसको भी मैं आज समझा के रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ सॉल्ट के बारे में भी आप लोगों को डिटेल नॉलेज आज की वीडियो में मैं दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोग बने रहोगे।